दोस्तों कल वीडियो बना रहा था तभी जो है कुछ जो है टेक्निकल एरर के कारण जो है वीडियो कट हो गई। तो हम जो है उसी एनसीईआरटी क्लास 7 जिसका नाम पर्यावरण था चैप्टर 1 उसको जो है कंटिन्यू करते हैं और आगे जो है लाइन बाय लाइन जो है पढ़ते हैं। और इसमें जो चीज़ें मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में समझाने लायक है उसको मैं आप लोगों को समझा भी दूँगा। तो यहाँ से देखते हैं कि अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, यानी कि उसका अध्यापक जो है अपने बच्चों को कह रहा है कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं और जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उनको जो है आप क्लासीफाई करो, उनका जो वर्गीकृत करो और उनकी जो है 2 सूचियाँ बनाओ। तो फिर उनके जो सहपाठी होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, वो दोनों जो है मिल के जो है वस्तुओं को जो है अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तो रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी आदि सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यहाँ देखो चित्र के माध्यम से जो है पर्यावरण के प्रमुख घटकों के बारे में दिया गया है कि पर्यावरण में जो है कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है और कुछ ऐसी वस्तु होती है जो कि जो है मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो प्रकृति के द्वारा जो वस्तु निर्मित की जाती है उसमें जैसे हमारा जो सजीव हो गया, जैसे जैव मंडल हो गया, एक हमारा स्थल हो गया जैसे स्थल मंडल हो गया, एक वायु हो गया जैसे वायुमंडल हो गया, एक जल हो गया जैसे जल मंडल हो गया। वही अगर मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं में आप जो है अपने आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देख सकते हैं, जैसे इमारतें हो गई, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गई, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया। और मानव के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलकर एक समुदाय के रूप में बनाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति मिलकर परिवार बनते हैं। अब बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे समुदाय में जब अलग अलग समुदाय का जो अलग अलग धर्म भी होता है, अब ये जो भी समुदाय बना है, जो भी परिवार है, जो भी व्यक्ति है, वो बहुत सारी गतिविधियाँ भी करते हैं। जैसे शैक्षणिक गतिविधियाँ, उनको जो शिक्षा भी चाहिए, तभी जो है उनका जो है शैक्षणिक या मानसिक विकास हो पाएगा। उनको आजीविका के लिए जो है बहुत सारी जो गतिविधियाँ करनी पड़ती है ताकि उनके रोजी रोटी चल पाए। तो उसमें जो है हमारी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती है, राजनीतिक स्थिति होती है, जिसमें जो है राजनीतिक स्थिति मुख्यतः जो है हमारा राजनीतिक जो गतिविधियाँ शामिल होती है, जैसे सरकार हो गया, चुनाव हो गया और लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं जो है शामिल हो पाती हैं। तो ये सब जो है मिलकर जो है आपको एक जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण के ये सब क्या है घटक। अब कह रहा है कि पर्यावरण में मुख्यतः जो है 2 प्रकार के, तो हमने शुरुआत में ही कल ही चर्चा कर दिया था कि जो पर्यावरण होता है वो जीवी और अजीवी घटकों से मिलकर बनता है। तो जीवी घटक में क्या क्या शामिल होते हैं? तो जैसे सजीव प्राणियों का संचार, यानी जीवी घटक जो है ऐसे प्राणियों का संचार होता है जो कि क्या होते हैं, सजीव होते हैं, यानी कि जो जीवित होते हैं, कहते हैं जैसे पादप हो गए एवं जंतु हो गए। और अजीव पर्यावरण में जो कि निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल हो गया, यानी कि एक ऐसे पदार्थों का संसार जो कि निर्जीव होते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिसमें जो है जीवन या जिसमें जो है प्राण नहीं होता। जैसे हमने कल ही उदाहरण के तौर पर बताया था कि जैसे हमारा हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई और तापमान हो गया, ये सब चीज़ें हमारा क्या होती हैं, अजीव। तो अजीव पर्यावरण के अजीवीय घटक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। करक ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब जो है पर्यावरण को अगर हम अपने हिसाब से अगर समझाने की कोशिश करें तो पर्यावरण कुछ नहीं है। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर बनता है। इसमें एक जो हमारा जीवी घटक होते हैं और एक क्या होता है, अजीवीय घटक होते हैं। तो जीवी और अजीवी घटकों के योग से ही हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जीवी घटक में हमने बताया था कि जो सजीव होते हैं, अब जैसे और अजीवी में जो हमारा जो निर्जीव होते हैं। अब सजीव में जैसे हमने क्या बोला था, जैसे हमारे मनुष्य हो गया, जैसे हमारे पादप हो गए और जैसे हमारे अन्य जो है जानवर हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, सजीव में शामिल होते हैं। और निर्जीव में जैसे हमारा चट्टानें हो गई, तापमान हो गया, वर्षा हो गया और मृदा हो गया, जल हो गया, इत्यादि चीज़ें हमारा जो है
अजीबी घटकों में शामिल होते हैं। अब इन्हीं दोनों के योग से हमारा जो है पर्यावरण का निर्माण होता है, और यही चीज़ें तो हमारे जो है आसपास दिखाई देती है, और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वही पर्यावरण सब मिलकर क्या होता है, पर्यावरण का निर्माण भी करती है। तो अब कह रहा कि जबकि मानवीय पर्यावरण और मानव की परस्पर क्रियाएँ, उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचित सम्मिलित होती है। अब कह रहा कि हमने कहा कि जो पर्यावरण को हमने दो वर्गों में वर्गीकृत किया, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है उनको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, और मानवीय पर्यावरण में जो मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएँ होती हैं उनको मानवीय पर्यावरण कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको सरल भाषा में समझाना चाहें तो यहाँ पे हम समझाते हैं कि यानी कि पर्यावरण के अगर घटक देखा जाए तो क्या होता है, दो प्रकार के, यानी कि कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से, एक हमारा जो होता है प्राकृतिक पर्यावरण होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसी चीज़ें शामिल होगी जो कि प्रकृति के द्वारा खुद निर्माण की गई हो, जैसे पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, महासागर हो गया, जंगल हो गए, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। तो वही मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इसमें जो अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे हमारा क्या हो गया, आजकल बहुत सारे मानव के द्वारा, जैसे हमारा सड़क हो गया, रेलवे हो गया, इमारतें हो गई, बांध हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या होती है इत्यादि, ये सब क्या होती है, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है। तो इसी के बारे में जो है यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी जो है समझा भी रही है कि यही सब मिलकर क्या होते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो हम प्राकृतिक पर्यावरण में जो है देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, यही तो मैंने यहाँ पे भी चर्चा किया था ना, वही कह रहा है कि जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया था, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो पर्यावरण के दो घटकों में, एक प्राकृतिक पर्यावरण में यहाँ पे देखो एक स्थल मंडल था, एक वायुमंडल था, और जल मंडल और जयमंडल, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के ही भाग है। और यही चीज़ें हमको जो है यहाँ पर भी हमारी जो समझा रही है एनसीईआरटी कि कह रहा है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ मनुष्य के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल कह रहा है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है एवं खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी एनसीईआरटी स्थल मंडल के बारे में बात कर रही है। तो वैसे स्थल मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसे जगह पृथ्वी अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। एक हमारा ऊपर सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, एक हमारा मेंटल होता है, और एक हमारा सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो अब मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा जो है अपर मेंटल होता है, यानी कि ऊपरी मेंटल होता है, और दूसरा क्या होता है, निचला मेंटल। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, निचला मेंटल। और कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारा जो ऊपरी कोर और एक निचला कोर। तो क्या होता है कि जो भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी और जो अपर मेंटल होता है, ये दोनों मिल के जो है हमारा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि स्थल मंडल इक्वल टू क्या होता है, स्थल मंडल बराबर क्या होता है, भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल। मुख्यतः यही दोनों मिल के जो है हमारा जो है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। और यानी कि जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम जो क्रस्ट कहते हैं, परपटी कहते हैं, इसी पे और जो ऊपरी मंडल होते हैं, यही दोनों मिलकर जो हमारा स्थल मंडल यानी कि इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं।
और जितने भी चीज़ें हमको दिखाई देती है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे चट्टान हो, चाहे मृदा हो, मुख्यतः इसी मंडल में उनका निर्माण होता है। और यहीं पे मैक्सिमम जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं इसी पे संचालित होती हैं। यहीं पे जो है घासों का निर्माण होता है, यहीं पे जो है महासागरों का, यहीं पे नदियों का फ्लो होता है, इसी सब मंडल में होता है। तो उसी के बारे में जो हमारी एनसीईआरटी जो है चर्चा कर रही थी। जो कह रहा कि हाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। हमने कहा कि यहीं पे तो चट्टानें पाई जा रही है, तो जहाँ आगे से बात है चट्टानें तो खनिजों का मुख्य स्रोत होती है। तो जहाँ पे चट्टानें पाई जाएंगी वहीं पे खनिज संपदा भी पाई जाएगी। तो यानी कि इसी स्थल मंडल में हमको खनिज संपदा भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो पर्यावरण के क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो मुख्यतः अगर पर्यावरण के क्षेत्र अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो पर्यावरण हमारा क्या होता है तो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। यही जो फिगर को अगर हमें समझाना चाहें तो जो पर्यावरण होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा ये देखो, ये हमारा जो ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पे, ये हमारे क्या होता है संक्रमण क्षेत्र होता है, तीनों से मिलकर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जैवमंडल होता है, जैवमंडल होता है। और इधर हमारा तीनों मंडल है, मान लो इसको, ये हमारा वायुमंडल हो गया, और ये हमारा क्या होगा जलमंडल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में जो हमारी जो चट्टानें होती है, जो मृदा होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वायुमंडल में जो वायु के का जो यानी कि जो विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है वो देखने को मिलता है। और जलमंडल में हमारा जैसे हमारा नदियाँ हो गया, तालाब हो गया, महासागर हो गए, शामिल होते हैं। और इन तीनों का जो ट्रांजिशन वाला फेस होता है, जो संक्रमण उचित होता है, वही हमारा क्या होता है जैवमंडल होता है। यहीं पर हमारा जो है जीवन की उपस्थिति यहीं पर होती है। चूँकि भाई एक जीवन के लिए तो हमको तीनों चीज़ें चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए स्थल मंडल भी चाहिए, क्योंकि घर बनाना हो या कुछ भी खेती बाड़ी करना हो, या अगर मान लीजिए कोई जानवर हो तो उसको शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्थल मंडल की मृदा की या मिट्टी की या चट्टानों की जरूरत पड़ेगी। और वायुमंडल में की जरूरत इस तरह की पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वहाँ से आपको बहुत सारी गैसें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार की गैसें भी चाहिए। और जलमंडल में तो पानी, तो भाई जल ही जीवन है, तो पानी भी चाहिए। तो इसलिए इन तीनों का जहाँ भी ये तीनों चीज़ें रहेंगी वहीं पे जो है जीवन संभव हो पाएगा। नहीं तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इन तीनों का जो ट्रांजिशन फेस होता है वहीं पे उसी को जैवमंडल कहते हैं। तो और हम आगे बढ़ते हैं तो कि आगे इसका जो है क्या चर्चा किया गया है। तो अब आगे करता है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। हमने ये बताया ना कि जलमंडल जो जलमंडल वाला होता है, इसमें जो हमारा नदियाँ होती हैं, महासागर होते हैं, ये शामिल होते हैं, तो इसको जलमंडल कहते हैं। ठीक, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ मैंने बता ही दिया था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। मैंने बता ही दिया था कि मतलब जो जीव मंडल होता है, जो वहाँ पे मतलब जीवन वही संभव होगा जहाँ पे हमारा जो वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल जहाँ पे मिलते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मैंने चर्चा किया था ना कि इसका जो ट्रांजिशन जो फेज होता है वहीं पे हमारा जो जैवमंडल होता है, यानी कि यही तो इसका जो संकीर्ण क्षेत्र है, उसका संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ पे तीनों चीज़ें, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ से हमारा स्थल मंडल भी आके मिल रहा है, यहाँ से वायुमंडल भी आके मिल रहा है, यहाँ से जलमंडल भी आके मिल रहा है। तो यानी कि यही जो ट्रांजिशन फेज होता है वही हमारा जैवमंडल यानी कि जीवन मंडल, यही हमारा जो है जीवन संभव हो पाता है। अब इसके बारे में अब एनसीईआरटी जो है, यहाँ तक तो हमारा जो पर्यावरण के घटक के बारे में बात कर लिए, अब परितंत्र के बारे में बात करता है। तो परितंत्र कुछ नहीं होता, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे परितंत्र के बारे में परिभाषा दिया गया कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध, यानी कि यहाँ पे तो किताबी परिभाषा दे दी गई, लेकिन मैं इसको जो है एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि परितंत्र वाणी होता क्या है। परितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं।
कुछ नहीं होता। परितंत्र मतलब क्या होता है, जो हमने पर्यावरण में जो हमने दो चीज़ें पढ़ा था ना, एक जो है बायोटिक यानी कि एक जीवी और एक जो अजीवी है। अजीवी, जो जीवी और अजीवी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो जो भी किसी भी पर्यावरण में जो बायोटिक और जो अबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं, वो जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में किस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, तो जिस प्रकार से जो आपस में क्रियाएं करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को ही कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, परितंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर मान लीजिए कि हम किसी तालाब को लेते हैं, जैसे तालाब होता है, तो तालाब में अगर तालाब का परितंत्र की अगर हम बात करें, तालाब का परितंत्र की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, हमारा कोई तालाब। अब तालाब में तो हमको जो यहाँ पे हमको बायोटिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, अबायोटिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो अगर जीवी अगर तंत्र यहाँ पे देखें, जीवी घटक अगर देखें, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखो जीवी तंत्र में हमको देखो मछली देखने को मिलेगी, मेढक देखने को मिलेगा, मान लो कोई स्नेक हो, सांप हो सकता है देखने को मिले, और बहुत सारे कीट पतंगे देखने को मिलेंगे। ये हमारा क्या होती है, ये हमारा इसी तालाब वाले परितंत्र में हमको जो ये हमारा क्या है, जीवी घटक है। और इसमें हमको अगर हमको अजीवी अगर देखना चाहे, तो अजीवी में क्या चीज़ें दिखाई देंगी, अजीवी में यहाँ पे हमको जो पानी दिखाई देगा, क्योंकि तालाब है तो पानी होगा। अजीवी में क्या, पानी दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा भाई, पानी का कुछ टेम्परेचर होगा तो ताप भी दिखाई देगा, पानी में कुछ मिट्टी होगी, मृदा दिखाई देगी, और क्या दिखाई देगा, हवा दिखाई देगी। ये सब चीज़ें क्या होती है, एक तालाब में यानी जीवी कंपोनेंट और अजीवी कंपोनेंट दोनों दिखाई देते हैं। अब लेकिन अभी तो ये क्या, ये तो हमारे दोनों मिलकर पर्यावरण बना, लेकिन अब परितंत्र को समझने के लिए हमने बताया कि जो जीवी जो घटक होते हैं और जो अजीवी घटक होते हैं, वो दोनों आपस में किस प्रकार से क्रियाएं कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे। यही निर्भरता ही कहीं ना कहीं जो है क्या करती है, परितंत्र कहलाती है। जैसे अगर हम मछली को उदाहरण दो, तो चूँकि जो मछली क्या होती है, मछली जो को रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, चूँकि वो पानी के माध्यम से वो क्या करती है, सांस लेती है। उसको जो गलफड़े होते हैं, उसके जो गिल्स होते हैं, गिल्स के माध्यम से वो पानी को लेती है, और उस पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, उसी के माध्यम से तो वो अपना शोषण करती है। इसी प्रकार से मेढक भी होता है, यानी कि मछली जो है पानी पर डिपेंड कर रहा है। अब पानी भी कहीं ना कहीं जो हमारा क्या होते हैं, पानी हमारा जो है कहाँ से, तालाब में पानी बरसात से होता है। तो पानी क्या करते हैं, बरसात से होता है, तो क्या होता है, पानी बरसने के लिए क्या होता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। तो पेड़ पौधे हमारा क्या होता है, पेड़ पौधे हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है, और जो हमारा पानी होता है, या जो तापमान के माध्यम से हमारा वाष्पोत्सर्जन होगा, तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, तब कहीं ना कहीं जो बादल का निर्माण होगा। तो यानी कि पेड़ पौधे पे हमारा क्या है, वर्षा निर्भर कर रही है, तो वर्षा के माध्यम से तालाब में पानी आएगा। अब मृदा भी क्या होता है, मृदा तो चूँकि मृदा और पेड़ पौधे एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी की को क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का क्षरण नहीं होता, यानी जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है, उसमें कमी आती है। तो यानी कि मृदा और पेड़ पौधे भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यानी कि यही जो निर्भरता होती है, यही निर्भरता मिलकर क्या होती है, परितंत्र का निर्माण करती है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो है परितंत्र के बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है परितंत्र क्या है, तो कह रहा है कि रवि की, हाँ यहाँ पे देखो एक कहानी के माध्यम से जो है एनसीईआरटी जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करती है। कह रहा है कि रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जिस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे से के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। मैंने वही बताया था, परितंत्र में क्या होता है कि सभी चीज़ें, चाहे जीव जंतु हों या मानव हो, पेड़ पौधे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती है, आश्रित, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होती है, तभी वो जो है अच्छे से, तभी जो है उनका जीवन, तभी वो अपने आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं, तभी वो जो है इस पर्यावरण में सर्वाइव कर सकते हैं।
नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे ना। तो वही कह रहा है कि प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, परितंत्र का निर्माण करता है। क्या कह रहा है, लाइन कह रहा है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। मैंने तो यहाँ पे यही तो समझाने की कोशिश किया था ना कि परितंत्र क्या होता है। तालाब का एग्जाम्पल लेके बताता कि जो जीवी होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे पर जो है आश्रित होते हैं। यही आश्रितता ही तो क्या होता है, मिलजुल के क्या होता है, परितंत्र का निर्माण करता है। तो वही जो चीज़ें तो यहाँ भी अपनी एनसीईआरटी भी तो वही चीज़ें कह रही है ना। तो वही मैंने जो है आपको जो है सरल भाषा में जो समझा दिया था। तो वही कहा कि अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। वही मैंने बताया ना, छोटे से तालाब का मैंने बताया था परितंत्र, तालाब वाला ही तो था। एक छोटे से तालाब का पढ़ा नहीं कि हर एक चीज़ का जो है अपना परितंत्र होता है। वहाँ पे जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो सभी मिलकर जो है एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी जो आपको एक फैक्ट दे रही है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जो है ये फैक्ट जो है किसी एग्जाम में मालूम पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दे दिया 5 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो क्या 5 जून का आप जो है ऑप्शन मार देंगे। अब जो है पर्यावरण का जो दूसरा घटक होता है, जो मानवीय पर्यावरण। हमने बताया था कि मानवीय पर्यावरण में एक ऐसा पर्यावरण था जो कि मानव के द्वारा जो है निर्मित होता है। उसमें हमने बताया था कि जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, इमारतें हो गई, बांध हो गया, इस प्रकार से चीज़ों से मिलकर जो है मानवीय पर्यावरण का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी जो है इसमें उसी से कुछ समझाने लायक नहीं है। जो समझाने लायक था मैंने समझा दिया। तो अब जो भी है मैं पढ़ के जो है आप लोग को सुना देता हूँ। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्त्र विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि वे छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो यहाँ से हमारी जो है एनसीईआरटी जो खत्म होती है। तो यहाँ अगर कुछ चीज़ें समझाने लायक है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे इसमें यहाँ पे जो है एनसीईआरटी आपसे जो है एक प्रश्न पूछ रही है कि क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो है जिस प्रकार की जो जलवायु होती है उसी प्रकार की हमारा खान पान रहन सहन सब हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पढ़ रखा होगा कि जो जलवायु होता है, जलवायु हमारा क्या होता है, वो हमारी जो है स्थानीय जो हमारी संस्कृति होती है उसको जो कहीं जो निर्धारित करती है। स्थानीय संस्कृति जैसे हमारा रीति रिवाज हो गया, खान पान हो गया, वेशभूषा हो गया, रहन सहन हो गया, ये हमारे जो घर व जो हमारे मकान हो गए इत्यादि को कहीं ना कहीं जो है निर्धारित करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि अब ये इसको बेसिकली अनुकूलन कहते हैं, अडॉप्टेशन कहते हैं। और कुछ नहीं है कि क्योंकि हम जिस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, तभी हम जो है पर्यावरण में सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के लिए ही कहीं ना कहीं जो है एक एडाप्टेशन का कंसेप्ट आता है, यानी अनुकूलन का कंसेप्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत की ही अगर उदाहरण लेते हैं, तो अगर हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, यानी कि जैसे हम लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो चूँकि वो हमारा जो है कोल्ड
क्लाइमेट है, यानी कि शीत जलवायु वाला क्षेत्र है। तो वहाँ और वहाँ की अगर क्लाइमेटिक कंडीशन देखा जाए तो चूँकि अगर वहाँ पे वर्षा भी होती है तो बेसिकली बर्फबारी के रूप में वर्षा होती है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम जैसे उत्तर भारत में जैसे अगर मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा के मैदान में रह रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ की जो जलवायु है वो एक्सट्रीम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और बरसात में जो है पानी भी ठीक ठाक मात्रा में बरस जाता है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की और या उत्तर भारत के जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना करें तो यहाँ के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, घर मकान इत्यादि में बहुत, यहाँ के पेड़ पौधे वनस्पतियों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे अगर मान लीजिए उत्तर भारत के में अगर हम देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में चलते हैं, तो वहाँ के मकान चूँकि वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, अगर हम वहाँ के मकान और उत्तर प्रदेश के मकान एक जैसे बना देंगे तो चूँकि तो यहाँ के मकान में चूँकि पानी बरस रहा है तो यहाँ पर तो चूँकि बर्फ़ के रूप में नहीं बरसता तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जिस प्रकार के हम लोग यहाँ पे छत बनाते हैं, जो मकान की जो भी डिज़ाइन रखते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार के डिज़ाइन अगर हम जम्मू कश्मीर में रख दें तो चूँकि वहाँ पे भाई जो पानी वर्षा बूंदों के रूप में तो हो नहीं रही है, जो वर्षा हो रही है वहाँ पे तो बर्फबारी बड़े बड़े ओले पड़ते हैं। तो अब इसी स्थिति में अगर इस प्रकार के फ्लैट छत बनाएंगे तो उसको टूटने का खतरा होता है। तो इसलिए अगर वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो है स्लोप वाला एक सड़कोकार छत बनाते हैं, ताकि जब भी बर्फ़ उस छत पे पड़े तो वो क्या करते हैं, फिसल कर नीचे गिर जाए, ताकि हमारे जो घर को बहुत ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। अगर आप वनस्पतियों में या पेड़ पौधों में देखें तो पेड़ पौधों में भी जो कि प्राकृतिक चयन है, मानव के द्वारा तो पेड़ पौधे का निर्माण किया नहीं है, तो प्राकृतिक चयन है। प्रकृति ने खुद वहाँ के पेड़ पौधों को नुकीला बनाया ताकि बहुत ज़्यादा उस पेड़ को नुकसान ना होने पाए, ताकि जो भी बर्फबारी हो रही है वो क्या हो, फिसल कर नीचे गिर जाए और पेड़ पौधे जो है सुरक्षित रहे। जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश के पेड़ पौधे देखा जाए तो वहाँ के यहाँ उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसका जो कैनोपी होता है बहुत विशाल होता है, ऐसे 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 जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। नहीं कि इसका जो कैनोपी है ये पूरा एकदम अम्ब्रेला टाइप का होता है, छाती नुमा होता है। जबकि अगर आप जो है कश्मीर में जाएंगे तो आपको ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे, निकोले टाइप के, जो देखने को मिलेंगे ये, यानी कि ऐसे निकोले टाइप के पेड़ देखने को मिलेंगे। कि जब क्या होता है कि यहाँ से जब बादल बन रहा है तो यहाँ से जब पानी बरसेगा तो यहाँ चूँकि यहाँ तो पानी बरस रहा है तो क्या पूरे के रूप में तो यहाँ से नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ चूँकि बर्फ़ के रूप में बरस रहा है तो जब यहाँ से पड़ेगा बर्फ़ को तो क्या होगा, इसे फिसल के नीचे चला आएगा तो नुकसान नहीं होगा। अगर घर भी बनेंगे तो यहाँ के देखो घर ऐसे बनते हैं, ये फ्लाइट टाइप का, मान लीजिए कि यहाँ ऐसे जो भी घर होगा इसका जो छत होगा इससे क्या होगा, फ्लाइट टाइप का होगा ना, यानी इसे। लेकिन यहाँ के जो घर बनते हैं, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर या लद्दाख में जाएंगे तो या इमेज में ही देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो छत होता है इसे थोड़ा सा ढलान टाइप का बना जाता है, इसे थोड़ा सा निकाल के बना जाता है ताकि जो भी यहाँ पे बर्फ़ गिरे वो क्या हो, फिसल के नीचे आए। इस प्रकार इसी को एडाप्टेशन कहते हैं। ये एडाप्टेशन केवल हमारे घर में ही नहीं, यहाँ के खान पान रीति रिवाज में भी आते हैं। अब खान पान में ही देख लो, चूँकि वो कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे मुख्यतः जो भी खेती बाड़ी होगी, जो पशुपालन होगा, तो खेती बाड़ी में जो कोल्ड क्लाइमेट वाली जो फसलें होती हैं वो बोई जाएगी ना। अब वहाँ पे धान की खेती तो कर नहीं पाओगे, चूँकि पानी भी कम बरसता है और गर्मी भी कम है, तो धान की खेती तो कर नहीं पाओगे। तो और वहाँ पे मुख्यतः जो भेड़ पालन किया जाता है, और वहाँ पे जो कोल्ड क्लाइमेट वाले, जैसे हमारा क्या केसर की खेती हो गई या क्या कहते हैं कि सेब की खेती हो गई, इस प्रकार की खेती की जाती है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश में चूँकि भाई ये तो हॉट क्लाइमेट है, यहाँ पे गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, तो यहाँ पे धान, गेहूँ, चावल हर प्रकार की जो है कई फसलें देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है एडाप्टेशन होता है। तो मुझे आशा है कि जो है ये चैप्टर जो है आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसके बाद तो ये चैप्टर खत्म नहीं है, इसका जो ये कुछ प्रश्न दिए हैं, अगर प्रश्नों की चर्चा करते हैं तो चलो ठीक है, मैं जो है ऑप्शन वाला प्रश्न जो है कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मैंने प्राकृतिक परितंत्र के बारे में बता दिया कि एक ऐसा परितंत्र जो कि जो है प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया। तो जैसे ये वन हो गया, ताल हो गया, मरुस्थल। तो कह रहा है कि कौन सा जो है प्राकृतिक परितंत्र है। ताल मतलब तालाब का निर्माण तो कौन करता है? तालाब का निर्माण प्रकृति ने तो किया नहीं, तालाब का निर्माण तो मानव ने किया है। तो यहाँ पे जो तालाब होगा वो क्या होगा, वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं, क्या होगा, मानव निर्मित परितंत्र होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं। कह रहा है कि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं, यानी कि मानवीय पर्यावरण घटक नहीं मतलब क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? धर्म तो प्रकृति ने बनाया नहीं, समुदाय तो प्रकृति ने बनाया नहीं, ये तो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे जो स्थल हो जाएगा वो क्या होगा, प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा हो जाएगा। पहाड़ तो प्रकृति ने बनाया, समुद्र तो प्रकृति ने बनाया, तो ये जो सड़क होगा वो कौन सा हो जाएगा,
मानवीय पर्यावरण हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा हो सकता है। पादप विधि, अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो भाई पर्यावरण के लिए खतरा थोड़ी ना होगा। तो भाई पेड़ पौधे की अपनी महत्वता होती है। पेड़ पौधे किसी के लिए आवास का काम करते हैं, कार्बन को स्टोरेज करने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई और ये पेड़ पौधे तो मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, तो मृदा क्षरण भी नहीं होगा। पेड़ पौधे हमको जो है बहुत सारे उत्पाद देते हैं, जैसे फल हो गया, मधु हो गया, इमारती लकड़ियाँ होती हैं। तो ये तो पर्यावरण का खतरा नहीं हो सकता। ये तो पर्यावरण के लिए क्या होता है, वही लाभदायक होगा ना, पर्यावरण को संरक्षित करेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और करेक्ट फसल वृद्धि भाई फसल भी तो कहीं ना कहीं वनस्पतियों में आता है, तो ये भी तो पर्यावरण के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। लेकिन अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा। तो फिर क्या होगा, ये पर्यावरण के लिए क्या होगा, खतरा बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यावरण। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लें, जैसे जैवमंडल। हमने क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है। जैवमंडल एक ऐसा, मैंने समझाया था ना कि जैवमंडल क्या था। जैवमंडल एक ऐसा संक्रमित क्षेत्र था जो कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन था, जैवमंडल में क्या हो गया, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, 5वें में चला जाएगा। तो वायुमंडल में क्या होता है, वायु मतलब हमने बताया था कि जो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो देखो क्या होता है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या होगा, वायुमंडल हो जाएगा। जलमंडल क्या, जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और पर्यावरण क्या होगा, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा, ये होगा हमारे आसपास का क्षेत्र। हमने क्या बताया था, वो क्या होगा, पर्यावरण। तो इस प्रकार से जो है हम जो है NCERT का पहला चैप्टर पर्यावरण को समाप्त करते हैं।